हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स की। कोर्स कोड BSS 183 और आज का हमारा टॉपिक है जेंडर एंड डिसेबिलिटी। एक समाज में जब एक औरत होती है, उसकी जेंडर की वजह से उसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और जब डिसेबिलिटी भी हो उस औरत में या उस लड़की में, तो बहुत तरह की समस्याएं आती हैं और बहुत मार्जिनलाइज्ड भी होती हैं वो। तो आज हम बात करते हैं कि ये किस तरह से इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो लेट्स डिस्कस। शुभांगी जी। थैंक यू हेमलता जी। एक्चुअली लाइफ स्किल्स कोर्स में आपने जेंडर के बारे में भी चर्चा की है, आपने डिसेबिलिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा है, समझा है। तो आज के कार्यक्रम में हम उन मुद्दों को, जब ये दोनों चीज़ें डिसेबिलिटी और जेंडर साथ में एक व्यक्ति में होती हैं, तो क्या समस्याएं, क्या इश्यूज़, क्या चैलेंजेस होती हैं, जिसको हम डबल मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। जैसा हेमलता जी ने एक्सप्लेन किया है, बीइंग अ वुमन there is a problem because women do face a lot of discrimination in society, as you have learned from the units on gender. And as a person with disability also, there is a lot of stigma, a lot of discrimination. So when these two identities coincide, the extent or the kind of discrimination that takes place is of a very, very different order, and we need to be aware about this. So throughout the life course, women with disabilities face some very, very specific issues and challenges which it is important for us to talk about. शुभांगी जी ने जैसा कहा कि एक वुमेन होने के बाद और साथ में डिसेबिलिटी होने की वजह से डबल मार्जिनलाइज होती हैं औरतें और उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब एक लड़की पैदा होती है और उस वक्त फिर ये भी पता चला है कि उसको डिसेबिलिटी है, तो बचपन में उसको किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उसका सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह के मैसेजेस एक बच्चे को मिलते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें कि सोशलाइजेशन में किस तरह के मैसेजेस की बच्ची है, बच्चे डिसेबल्ड भी है, बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चे को कुछ और हो जाएगा, उसको उतने मौका नहीं मिलता उसको समाज में बाहर जाने का या सोशलाइज होने का। तो वो एक बहुत मुख्य मुद्दा हो जाता है। शुभांगी, आप कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक पितृसत्तिक समाज में, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जो फीमेल्स के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आप सब इसके बारे में जानते हैं कि लड़की को कहाँ जाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, कितना उसको फ्रीडम मिलना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी सारी बंदिशें हैं किसी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में। और जब एक लड़की डिसेबल्ड होती है, तो उसके साथ साथ माता पिता की चिंताएं, माता पिता के जो वरीज़ और फियर्स जो होते हैं कि एक तो लड़की और एक डिसेबल्ड लड़की, तो वो बहुत अधिक वल्नरेबल मानी जाती है, जो कि माता पिता या परिवार उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, कई बार उसको जो अवसर प्राप्त होने चाहिए, उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती हैं इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ की वजह से। और ये भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि गरीबी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर एक बच्चा फीमेल हो, डिसेबल्ड हो और एक गरीब घर का हो, तो ये बहुत सारी मार्जिनैलिटीज़ जो होती हैं वो एक साथ वर्क करती हैं उस बच्चे के चाइल्डहुड को काफ़ी हद तक वल्नरेबल और डिप्राइव्ड बनाने में। तो फैक्टर्स लाइक एक्सेस टू गुड फूड, एक्सेस टू प्ले, एक्सेस टू मिक्स विद अदर चिल्ड्रन, एक्सेस टू हेल्थ केयर जो बहुत अधिक ज़रूरी है। ख़ासतौर पे डिसेबल्ड बच्चों को बहुत बार डॉक्टर के पास आम दूसरे बच्चों के मुकाबले कई अधिक जाना पड़ता है। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर, असिस्टिव डिवाइसेस जैसे स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्लासेस और ब्रेसेस या व्हील चेयर, ये सारे डिवाइसेस कई बार एक्सपेंसिव होते हैं। हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स हैं इन असिस्टिव डिवाइसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने में, लेकिन बहुत लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसकी वजह से लड़कियां जो डिसेबल्ड होती हैं और गरीब होती हैं, वो इन चीज़ों से वंचित रहती हैं।
और इन्हीं मुद्दों की वजह से, इन्हीं कारणों से एजुकेशन तक उनकी पहुंच जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और जो हमारे ग्रामीण इलाकों में या बहुत सारे इलाकों में ऐसे हमारे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ टॉयलेट्स की जो सुविधा है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। और हमारी इस सरकार में ये कोशिश भी की गई कि एक शौचालय जो है वो लड़कियों के लिए अच्छा मिले, ताकि वो वहाँ स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन जब हम बात करते हैं कि डिसेबल्ड लड़कियों के संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जैसे आपने कहा असिस्टिव डिवाइसेस में भी क्या होता है कि कई बार अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है बच्चे को, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अगर वो क्रचेस यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी हद तक फिर भी स्कूल में जा सकते हैं। व्हील चेयर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो ऊबड़ खाबड़ इलाका है, स्कूल में क्लासरूम तक पहुंचना, रैंप होना, उसको इस्तेमाल कैसे करें। मान लो एक व्हील चेयर मिल भी गई तो वो सुगम्यता जो है घर से लेकर स्कूल जाने तक का जो वातावरण है उसमें वो सुगम्यता नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं एजुकेशन में, ख़ास तौर से लड़कियों को अगर घर में जैसे आपने कहा चाहे पॉवर्टी है या नहीं है, अगर थोड़ा सा पैसा कम है तो ये देखा जाता है कि उसके लिए लड़के को की एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करना पसंद करती हैं फैमिली। और बच्ची है तो उनके साथ एक ये भी इशू होता है कि अच्छा ये बाहर चली जाएगी, इसके साथ कुछ हो ना जाए, कुछ इस तरह की जो मुद्दे हैं वो बहुत सोसाइटी में रहते हैं। और इसी सब के साथ जब उस बच्ची का बचपन गुजरता है, एक गर्ल विद डिसेबिलिटी का, और जब वो एडोलेसेंट एज में आती है, एडल्टहुड या एडोलेसेंस में जब होता है बच्चा, तो उस वक्त भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो कैन वी डिस्कस कि प्यूबर्टी में जैसे लड़कियों को किस तरह का सामना करना पड़ता है, किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है? No, Hemlata ji, that's a very, very important point that you have raised. You know, puberty is a very, very important stage. और अक्सर हम हमारे अंदर संकोच होता है या एक एक शर्म की फीलिंग होती है, हम इस चीज़ के बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं, जबकि ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है और बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में बात करना. So when a girl with disabilities attains puberty, issues like menstruation, issues like of her hygiene, all these become very, very important, but often people don't talk about them, we don't really address them. You mentioned toilets. So for different kinds of disabilities, you know, the kinds of public facilities or the kinds of public toilets that are available, it is very, very difficult for girls and women with disabilities to access these. So जो accessibility या सुगम्यता की जो बात आपने कही है वो बहुत important है. और प्यूबर्टी में ये भी होता है कि अक्सर जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो ये बात उनके ब्यूटी, उनके अपीयरेंस, है ना, किस तरह से वो you know how they look from the perspective of future marriage. So marriage is considered to be a very, very important goal for you know a girl in Indian society. And will, you know, so then parents start becoming aware about where to find her a suitable match and so on. But in the case of a disabled girl, what happens is parents feel that this girl, because of her physical or you know intellectual limitations, or because of her appearance, because of the fact that she needs assistance in her everyday life, they may consider her unfit to marry. They may consider her to be somebody who is, you know, not entitled to have the same kind of goals in life or the same kinds of aspirations in life as a non-disabled person. So this can be very, very difficult because you know persons with disabilities have the same desires, have the same you know urges as a non-disabled person, and then this becomes very, very difficult to talk about and to deal with in a sensitive manner. So there is a need to understand that a child with disability does not remain a child forever. ये हमारे यहाँ एक मानसिकता है कि एक बच्चे को हमेशा, एक disabled व्यक्ति को हमेशा एक बतौर एक बच्चे के तौर पर हम देखते हैं. हम ये कभी realize या accept नहीं करते हैं कि वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, वो adult भी हो जाएगा. So these are some of the issues pertaining to puberty, and then of course I think we could also discuss what happens in the workplace with regard to transportation, infrastructure and other things. क्योंकि प्यूबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, जब बच्चे बड़े होते हैं तो परिवार में जब
बाकी लड़कियां होती हैं जो डिसेबल नहीं हैं, उनको जिस तरह का पहनावा दिया जाता है, जो कपड़े पहनने को दिए जाते हैं, और जो डिसेबल लड़कियां हैं उनके साथ में कई बार ये होता है कि हाँ इन्हें तो कहीं जाना नहीं है, या उनकी अपीयरेंस डजंट मैटर, तो वो जो उनको जिस तरह की ड्रेसेस पहन रहे हैं, जिस तरह से वो तैयार हो रहे हैं, या उनको हेयर कट के लिए भी अगर ले जाना हो रहा है तो अक्सर ये होता है कि घर में उनके हेयर कट करा दिया गया, तो उनके लुक्स, उनकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फैमिली ध्यान नहीं देती है, तो वो भी एक मुद्दा होता है, क्योंकि हम उसको एक गर्ल विद डिसेबिलिटी है तो उसको हम एक जैसे बाकी बच्चे हैं उसी तरह से अगर हम उनको ट्रीट करेंगे, और उस एज के बच्चे, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी है, उस एज का बच्चा जिस तरह से तैयार होगा उसी तरह से अगर हम इन बच्चों को तैयार करेंगे तो वो भी एक एम्पावरिंग होता है उनके लिए भी, एंड उन्हें बाकी सब चीज़ें, प्यूबर्टी में उनको बहुत सारी चीज़ें भी बताने की ज़रूरत होती है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात होती है, क्लीनिंग की बात होती है ना, और मेंस्ट्रुअल सेफ्टी की भी बात होती है कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के बाद हमें बच्चों को ये बताने की भी ज़रूरत होती है कि हाँ एक सेफ एनवायरनमेंट किस तरह से बच्चों के साथ में हो, गुड टच, बैड टच, उस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमें एडोलेसेंट्स को, गर्ल्स को बतानी चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जैसा आपने कहा कि इसके बाद शादी वाली जो बात होती है, तो बहुत सारे फैमिलीज़ हैं उनको लगता है कि नहीं ये तो मैरिजेबल नहीं है, इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, दे डोंट हैव अ राइट फॉर अ फैमिली लाइफ। लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनमें जेनेटिक रीज़न से शादी करने में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनके भी मैरिज के और फैमिली लाइफ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो वो कैसे हम उसको डिसाइड करें, मतलब एज ए आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि एज अब सोशलाइजेशन पे हम वापस चले जाते हैं, एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपने इस बच्चे को जो डिसेबल्ड है या जो लड़की है या गर्ल विद डिसेबिलिटीज़ है, आपने बचपन से उसके अंदर किस हद तक कॉन्फिडेंस इनकलकेट किया है। क्या वो बच्चा अपने आप को हीन ही समझता है या वो बच्चा अपने आप को एम्पावर्ड समझती है? डज दिस चाइल्ड फील दैट despite whatever physical or other challenges I may have, I can still do everything that a non-disabled person can do with support. ये तो हम कतई नहीं कह रहे हैं कि इन बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत, बिल्कुल उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन सपोर्ट किसको नहीं चाहिए, है ना, कि किसी भी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में हम में से कोई ऐसा नहीं जो इतना अधिक इंडिपेंडेंट है कि इसको और कोई सपोर्ट और किसी की चीज़ की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो डिसेबल्ड बच्चों को भी दे मे नीड अ हायर लेवल ऑफ सपोर्ट, बट उनको डिनाई करना ये सपोर्ट, दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज एवरीबडी has the right to live their life in the best possible way. And in India we have such progressive laws. हमारे legal framework को यदि आप देखिए, Rights of Persons with Disabilities Act को देखिए, it is such a progressive law. मतलब from the perspective of the legal framework, from the constitutional framework, persons with disabilities have the same rights as any other citizen of this country. बदलना हमको मानसिकताओं को है और strengthen हमको support services को करना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तो जब वो लड़की प्यूबर्टी में आ जाएगी, अगर वो अपने आप को हीन ही समझती रहेगी, तो फिर वो शी विल नॉट वांट टू और शी विल नॉट हैव द एस्पिरेशन टू डू things which other girls or other women may be doing or she may be seeing around her. She may keep feeling that she is in some way lesser, she is inferior, right? And this is very, very important. So changes in self-esteem, changes in attitudes, these are crucial in order that girls and women with disabilities get all the opportunities that we can give them. मतलब कि हमें जो लड़कियां हैं जब बचपन से लेके और एडोलेसेंस एज में भी उनको हमें एक तो एम्पावर करना है, उन्हें हमें इस तरह से तैयार करना है कि सोशल स्किल्स उनके हों, हाँ, और इसके अलावा वो जो एक फैमिली लाइफ चलाने के लिए या अपनी खुद की लाइफ चलाने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चाहे कुछ सपोर्ट के साथ कर सकें या एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपने लिए भी वो तैयार कर सकें, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। तो अगर हम उस तरह से बच्चे को बचपन से उसका सोशलाइजेशन अगर हम उस तरह से करते हैं तो उनको एडोलेसेंस एज में भी इश्यूज नहीं आएंगे और मैरिज और फैमिली लाइफ के लिए भी अगर इफ दे वांट एंड इफ उनकी कंडीशन उस तरह से परमिट करती है तो that can be done. Absolutely. There are so many couples who marry, who may and both they have children they have also. children also. So it is not something that is
something that should be seen as impossible for a person with disability. Many persons with disabilities are happily married, they are parents. Many persons with disabilities choose not to marry. That is also a choice. So marriage and family life, it should be a matter of personal choice for the individual. You should not take away the right to choose from the individual. And for that, what is very, very important is that people with disabilities have access to education, have access to employment, have access to, environmental infrastructure, to physical infrastructure around them that will enable them to be a part of society. तो अगर आप एक लड़की को एजुकेशन भी दीजिए, आप इसको बहुत एम्पावर भी कीजिए, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, तो फिर वो अपने एजुकेशन, अपने स्किल्स का किस तरह से वो प्रयोग करेगी. तो जो एटीट्यूड्स भी हैं और एनवायरनमेंट भी है, इन दोनों चीज़ों का एक तालमेल होना चाहिए. तो हमें एक एनवायरनमेंट उस तरह का देना है उनको, और एक एटीट्यूड भी उस तरह का रखने की ज़रूरत है. और साथ साथ हमें फिर ये देखना है कि वो भी एक वर्क फोर्स का हिस्सा भी बन सकें. उनके एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट हो, और जो भी उनकी जिस तरह की कंडीशन है उस हिसाब से वो काम कुछ भी कर सकें. और वर्क प्लेस में जब औरतें जाती हैं और वुमेन विद डिसेबिलिटी जब वर्क प्लेस में होती हैं, तो वहाँ पर उनको किस तरह की सहायता की ज़रूरत हो सकती है, या हम कैसे इंश्योर करें कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट उनको दें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं. नहीं, तो वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आपने रेज किया. आपको क्या लगता है कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे आर फेसिंग इन द वर्क प्लेस? तो थोड़ा सा आप अगर प्रकाश डाल सकती हैं. तो सबसे पहला तो यही होता है कि अगर एक्सेसिबिलिटी हो वर्क प्लेस तक, वो पहुंच सके. अगर वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं या जो भी जिस तरह का भी वहाँ काम होता है, उस काम में वो अपनी सहभागिता दे सकें. इसके अलावा एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट होना, उनका सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह का हो. टॉयलेट्स बहुत साफ़ होने की ज़रूरत होती है, और अगर व्हीलचेयर यूज़र हैं तो उनकी व्हीलचेयर आराम से वहाँ मैन्यूवर कर सके, व्हीलचेयर को लेके जा सके. पीने के पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी उनके लिए, वो चीज़ भी होना ज़रूरी है वर्क प्लेस पे. और एक सेफ्टी जो है, जो हर वुमेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि वर्क प्लेस में जो सेफ्टी है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. भेदभाव अगर होता है डिसेबिलिटी के बेस पर, और ऐसा भी ना हो कि उनको कोई काम ना दिया जाए कि हाँ ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है और ये आ गए यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं और बैठिए आप और वापस चले जाएं. तो हम वो वाला भी एक एटीट्यूड ना रखें, काइंड ऑफ टोकनिज्म, टोकनिज्म ना रहे. और ये भी ना हो कि हमने जो भी काम उस तरह का है ओवरबर्डन उनको कर दिया कि ये है, ये तो कुछ नहीं कहेंगी, ये तो कहीं जाना नहीं है मैडम, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये काम कर लीजिए. तो वो इशू भी नहीं होना चाहिए. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और ये चाहे वुमेन है या मैन विद डिसेबिलिटी. जैसे डेफ लोग हैं, तो जिस माहौल में बहुत शोर होता है, मशीनें काम कर रही हैं, बहुत शोर हो रहा है, तो उस माहौल में क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो आराम से वहाँ काम कर सकते हैं. जबकि दूसरे लोगों को वहाँ सर दर्द हो सकता है और कोई डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. मेन मुद्दा जो होता है वो होता है कि चाइल्डहुड से लेकर बड़ी उम्र तक, जब भी जिस भी एज में वो है, उस एज तक उनका अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, कितना उनको स्ट्रॉन्ग किया गया है, फैमिली से कैसे मैसेजेस मिले. अगर फैमिली हमारे साथ होती है, फैमिली का सपोर्ट होता है, तो सोसाइटी भी हमारे साथ रहती है. कई बार क्या होता है, शुरू में सोसाइटी के लोग साथ नहीं होते, लेकिन बाद में फैमिली का सपोर्ट या बच्चे का जो चीज़ें देखकर वो भी साथ में आ जाते हैं. तो उस माहौल के साथ अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्क फोर्स अवेलेबल होता है. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे आपने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए जो सिस्टम्स हैं, दिल्ली में जैसे मेट्रोस हैं, बसेस हैं, बस में वुमेन के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, और मेट्रो में जाना उनके लिए जो है, women with disability, is it easy for them, or कैसे? I think one Delhi Metro, for instance, is a great example of a public transport system which has been made or which has been designed with the principle of universal design. यानी कि उसके जो डिज़ाइन फीचर्स है वो हर किसी व्यक्ति को जिसको किसी भी तरह की समस्या हो, नॉट जस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, लेकिन अगर कोई एल्डरली भी हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी भी हो या somebody who's carrying a lot of luggage. So the kinds of facilities that are there in Delhi Metro are actually very, very interesting.
एक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है दिल्ली मेट्रो में, इज़ हाउ द डिस्प्ले ऑफ द स्टेशंस इज़ गिवन इन सच अ नाइस वे थ्रू साइंस, through verbal announcements, so that suppose a person is visually impaired, they can hear the announcements. Suppose a person cannot hear, they can see the display, right? At the interchange stations, if you see, they show footsteps in different colors to show which color of the Delhi metro line, that direction is. So a person who may not be able to understand written instructions can just see those colored footprints and know कि मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे ये सीढ़ी लेनी है. Plus the existence of elevators, lifts, all these are features that make DMRC or Delhi Metro a very good example of accessibility for all persons. And we have special coaches for women in the Delhi Metro that also facilitates women with disabilities. But एक जो बात आपने कही हेमलता जी, which I really found very, very interesting, is that if in the workplace this attitude of inclusive environment, of including persons with disabilities as part of the workforce and valuing them, not just treating them कि भाई आप disabled हो, हमने charity करी है, हमने आपको नौकरी दी है, but not that, but actually encouraging or inculcating their talents. ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम मुद्दा आपने रेज़ किया. लेकिन वर्क प्लेस में मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि और भी कई सारी समस्याएं जो एटीट्यूडनल होती है. तो हमने देखा है कि when we speak about women at the workplace often have to face a lot of issues, like for instance, they may be given more work to do, they may not be able to avail of promotions the way men do, right? They may be constantly their confidence may be undermined because of mean or hurtful or offensive comments that may be made at the workplace. So women with disabilities, they are also women, so they also have to face these kinds of things sometimes. And on top of it, if they have disabilities, that also becomes a cause for discrimination. So I think there needs to be a lot more sensitivity, not just gender sensitivity at the workplace, but even within gender sensitivity, what is it that women with disabilities specifically face or have to undergo, for which we need to inculcate greater sensitivity, greater awareness, and training also, training other members of the workforce, training superiors, training colleagues on what are the issues that they need to be mindful of or what they need to actually take on board when they have colleagues with disabilities. So I think when this kind of mutual understanding is there, when other colleagues realize that my colleague may have some special issues, but my colleague can also contribute to the workforce or contribute to the office, contribute to the environment in the office in a very positive way, then their attitudes also start changing. So I think that's very, very important. Yeah. Awareness generation is the key, and we need to make all the stakeholders aware about this. And स्पेस में अगर है तो हमारे बिल्कुल. जो भी चाहे वो हमारे गार्ड्स हैं, चाहे हमारे पियोन्स हैं, हमारे फैकल्टी के लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनका सेंसिटाइजेशन जरूरी है, उनको अवेयरनेस देना हमारे लिए बहुत जरूरी है. Hemlata ji, one very important issue when we talk about gender and disability is the question of what happens with old age. Because जब हम persons with disabilities की बात करते हैं, we are usually talking about children, या हम maximum we are talking about workplace inclusion, educational inclusion and so on. But what happens in old age? Because this is a time of life when people need a lot of care, a lot of support, especially if they are disabled, and in many cases with old age, many disabilities also start happening. So difficulties in walking, seeing, hearing. So what are your thoughts on old age and disability? Yeah, बेसिकली एनीबडी जब वो ओल्ड एज में आते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो जाती है. फिजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकती है, मेंटल कंडीशंस की वजह से भी हो सकती हैं. एंड इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने जैसे इस तरह की कुछ चीज़ें की हैं कि ओल्ड एज में अगर हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उनकी केयर के लिए कुछ स्कीम्स इस तरह से चलाई हैं. नेशनल ट्रस्ट ने इस तरह का एक चीज़ें की हैं. इवन उनके लिए इंश्योरेंस जो है, पहली बार ऐसा हुआ है देश में, अभी आज से कुछ साल पहले ये शुरू हुआ था कि पहले पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंश्योरेंस नहीं दिया जाता था.
तो निरामया करके इन्होंने एक स्कीम चलाई कि उनको एक इंश्योरेंस उनका हो गया, तो ओल्ड एज में जब उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो वो एक इंश्योरेंस उनको मिल सकता है। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी कुछ हैं जिसमें उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो हालांकि वो बहुत कम अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी एक अमाउंट उनके पास मिल जाता है, वो पेंशन उनका मिलना। उनको असिस्टिव डिवाइसेस की भी ज़रूरत हो सकती है, तो जो लोग एलिजिबल हैं वो एडिप स्कीम के तहत कुछ असिस्टिव डिवाइसेस का भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो ओल्ड एज में इश्यूज होते हैं, उनकी केयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो ये that's I think very very good to know that there are schemes and so on in place, लेकिन once again issue सारा awareness को लेके होता है। तो जो sensitization की ज़रूरत है, that is something which is very very important and very very crucial. And regarding old age, another very important thing is that these days, in earlier times, life expectancy जो लोगों की थी वो काफ़ी कम थी। अब जो हमारे ही कंट्री में अगर आप देखो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत बढ़ चुकी है। हाँ। और जैसे एज बढ़ता है वैसे बीमारियां, वैसे डिसेबलिंग कंडीशंस, you know, these also increase a lot. So this is something very important to bear in mind, that health facilities have really improved in the country, leading to people living longer, not falling victim to, you know, epidemics or different kinds of diseases which used to take a lot of lives earlier. Medicare is available much more universally to people, but at the same time disabling conditions have also increased, and the gendered nature of these conditions is also very very important to bear in mind. So if an elderly male parent is disabled, once again we come back to patriarchy, that, you know, an elderly male is regarded as the head of the family, he is likely to receive care, but an elderly woman very often, especially if she is widowed or if she doesn't have anyone, you know, to really be with her, okay, or to take care of her, she may be particularly vulnerable. So I think gender, disability, these are two things which are very very closely connected, and in making of schemes and policies it is very important to also keep this in mind and actively look at the gender dimensions of various social issues and challenges. बेसिकली वुमेन की जब हम बात करते हैं, जो आपने कहा ये बहुत सही बात है कि मेल के बजाय फीमेल्स को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ता है, या उनको वो अटेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमेशा से वुमेन को हम एक प्रोवाइडर के तौर पर देखते हैं कि घर में जो भी कुछ काम होगा तो वो करेंगे, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत हो रही है, तो वो भी एक रीज़न इसका होता है। और बात अगर करें हम हमारे स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हैं, और जैसे नेशनल ट्रस्ट की कई स्कीम्स हैं, वो सब लागू होती हैं वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, जिसमें केयर सेंटर्स स्कीम है, उनको उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी वाली जो सिस्टम है वो है, एडिप स्कीम है जिनको एड्स एंड अप्लायंसेस दे सकते हैं, रिसर्च स्कीम है, पढ़ाई के लिए उनके स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। और इसके अलावा एक जो स्कीम है, जो स्कीम जैसे हम कह सकते हैं हमारा जो पे कमीशन है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो विमेन काम करती हैं, अगर वो डिसेबल वुमेन है तो उनको चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है कि उनको अपने बच्चों की केयर करने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको एक 3,000 रुपया, और शायद ये अमाउंट अभी बढ़ा है, 3,000 रुपीज़ पर मंथ उनको एक अलाउंस भी दिया जाता है। इसके अलावा तो बहुत सारी स्कीम है, जैसे इनकम टैक्स कंसेशन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर वो खुद हैं तो उनको 75,000 अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, और अगर उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो वो इनकम टैक्स कंसेशन मिल सकता है। पेरेंट्स अगर है पर्सन विद डिसेबिलिटी के, उनको भी इनकम टैक्स कंसेशन मिल सकता है। तो ये इस तरह की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है कि वुमेन विद डिसेबिलिटी को समस्याएं हो सकती हैं और उनको हम कैसे उनको उसमें सुधार लाएं। हमारा जो नेशनल अवार्ड जो दिया जाता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, उसमें भी रोल मॉडल अवार्ड्स दिए जाते हैं। वुमेन विद डिसेबिलिटी जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में काम किया हो या किसी और फील्ड में
या स्पोर्ट्स में काम किया गया हो, उनके लिए भी अवार्ड की स्कीम्स जो हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको डबल बर्डन फेस करना पड़ता है, और पूरी लाइफ बचपन से लेके ओल्ड एज तक उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत प्रयास भी किए गए हैं। गवर्नमेंट ने भी स्कीम चलाई है, प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत काम कर रहे हैं, एनजीओज ने इसमें बहुत काम किया है, और उनके लिए काफ़ी प्रयास चल भी रहे हैं, और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। और मुझे लगता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, वो भी इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी जो अवेलेबल होती है जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, वहाँ से और ज़्यादा जानकारी लेते रहें, ताकि उनको ये ना रहे कि आज जो स्कीम है उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो वो जानकारी उनके लिए होना ज़रूरी है। So with these words, I think we wish you the very best, and we wind up this particular session. Listen to them. Yes. सबसे बड़ी बात है आप उनको सुने, बिल्कुल, उनकी बातों पर ध्यान दें। अगर आपने सुना और ध्यान दिया तो आई एम श्योर कि आप आगे उस पर कुछ कर भी पाएंगे। और जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं डिसेबिलिटी के बारे में, वो तब डिसॉल्व हो जाएंगे, या व्हेन यू लिसन टू पीपल, व्हेन यू एंगेज विद पीपल। So don't be afraid to engage with people who are different from you, and be open to their perspectives, be open to their voices. Thank you. And see a person, not her disability. Right. Thank That's you. the best last word, yes. Thank you. Thank you.